सो हेलो फ्रेंड्स, अब आ चुके हैं हम हमारी पीपीटी पे। और ये है बख्शे हाथवे शेयर होल्डर सेलेक्ट 1978 हमारे इन हिंदी पार्ट 3 बाय सिंपल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। सो अब हम चालू करते हैं हमारे लेसन्स। और जो लेसन नंबर 1 है, सो इसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं, वो कहते हैं, इफ़ मेजर फैक्टर्स इन द मार्केट डोंट नो दैट ट्रू कॉस्ट, द कॉम्पिटिटिव फॉल आउट हिट्स ऑल, इवन दोस विद एडिक्वेट कॉस्ट नॉलेज। सो अभी इसका एक्सप्लेनेशन हम और अच्छे से करना चाहेंगे। ठीक है। सो अब चलते हैं हम हमारे कैमरे पे। ठीक है। तो जैसा अभी आपने पीपीटी में देख लिया होगा, तो लेसन नंबर 1 में वॉरेन बफेट जी कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर कोई भी सेक्टर है, तो उस सेक्टर के अगर एक मेजर पार्ट को, यानी समझ जाए एक सेक्टर जिसमें 10 कंपनियां हैं, तो उसका मेजर पार्ट क्या हुआ, उसका मेजर पार्ट यानी 6 या उससे ज्यादा कंपनियों को। ठीक है। तो अगर कोई भी सेक्टर है, उसके अगर मेजर पार्ट को, या फिर समझ जाइए अगर कोई ऐसा सेक्टर है जिसमें उनके प्रोडक्ट में ज्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं है, उनके प्रोडक्ट मेनली सेम दिखते हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी या फिर टेलीकॉम कंपनी या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाली कंपनी, ये सब कंपनियां जिनके प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, या फिर उनके प्रोडक्ट के बाहर कोई मोट नहीं है। मोट क्या होता है? मोट यानी एक एडवांटेज होता है। ठीक है। सो मीन्स वॉरेन बफेट जी बहुत ज्यादा ये टर्म को यूज करते हैं, एक मोट। यानी अगर आप देखोगे कि कोई किला है, तो किले के बाहर एक मोट होता है। मोट यानी समझ आया, जैसा रिवर जैसा, नदी जैसा, जिसमें मगरमच्छ होते हैं, जैसे आपने कार्टून में देखा होगा, ताकि उस किले को कोई भेद ना पाए, किले के अंदर कोई जा ना पाए। ठीक है। तो कंपनी के बाहर भी ऐसे एक मोट होना चाहिए, एक कंपनी के पास एक एडवांटेज होना चाहिए, जिसके वजह से वो कंपनी के अंदर या फिर कंपनी को कोई भेद ना पाए, कंपनी को कोई हरा ना पाए। ठीक है। तो ये मोट क्या हो सकता है? ये मोट कोई ब्रांडिंग हो सकती है, जैसे कोकोला एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, या फिर सुप्रीम, मैगी, ये सब जैसे ब्रांडिंग हो सकती है, या फिर लो कॉस्ट प्रोड्यूसर हो सकते हैं, यानी वो जो भी चीज बनाता है वो बहुत सस्ते बनाना चाहिए, जैसे चाइना की मेन कंपनियां जैसे शाओमी और ये सब चीजें। ठीक है। तो ये सब का एक मोट होता है। सो वॉरेन बफेट जी कहते हैं उस सेक्टर के मेन पार्ट को, या फिर समझिए थोड़े से भी पार्ट को, अगर जो इनका कॉस्ट है उसका कॉस्ट पता नहीं है, कि वो समझ जाइए कोई चीज बेच रही है, जैसे मेरी कंपनी एबीसी और मैं पेंसिल बेच रहा हूँ, और मुझे पता नहीं है कि मेरी कंपनी में जो पेंसिल बन रही है वो कितने में बन रही है। तो समझ जाइए मेरी कंपनी में पेंसिल बन रही है 5 रुपए में, लेकिन मैं बेच रहा हूँ 4 रुपए में। ठीक है। तो अभी 4 रुपए में बेच रहा हूँ, बाकी सब कंपनियों को तो पता है कि हाँ भाई, कि पेंसिल बनती है 4 रुपए में, कम से कम 4 या 5 रुपए लगते हैं बनाने के लिए। ठीक है। सो अभी वो लोग तो अभी 4 रुपए में नहीं बेचेंगे, वो लोग तो 6-7 रुपए में बैठेंगे, अभी 10 रुपए में 12 रुपए में बेचेंगे। लेकिन लोग तो मेरे पास आएंगे पेंसिल खरीदने के लिए, क्योंकि लोगों को सस्ता चीज चाहिए, और इंडिया में तो बेसिकली सबको सस्ता चीज ही चाहिए होता है। ठीक है। तो लोग मेरे पास पेंसिल खरीदने आएंगे, वो 6 रुपए वाले के पास जाएंगे नहीं, तो मेरे पास आएंगे। सो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, मेरे को लगेगा कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन असली में हर पेंसिल बिकने पे मुझे 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। ठीक है। सो इस वजह से सब लोग मेरे पास आएंगे, तो बाकी सब कंपनियां पेंसिल बनाने वाली, वो लोग सोचेंगे अरे भाई ये क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है, हमें अपने ग्राहक उनके पास नहीं जाने देने, हमें इसके लिए अपना प्राइस भी कम करना पड़ेगा। ठीक है। तो वो लोग भी अपना प्राइस कम कर देते हैं, वो भी 4 रुपए बेचते हैं, वो भी 1-1 रुपए का नुकसान ढूंढते हैं, वो लोग को भी 1-1 रुपए का नुकसान मिलते हैं। ठीक है। सो वॉरेन बफेट जी यही बोलते हैं कि अगर कंपनी के मेजर पार्ट को, या फिर कंपनी के कोई भी एक पार्ट को, उसको उस प्रोडक्ट का कॉस्ट ना पता हो, वो प्रोडक्ट कितने में बन रहा है वो पता ना हो, तो इसका भुगतान पूरी इंडस्ट्री को, पूरे सेक्टर को करना पड़ेगा। ठीक है। सो जैसे आप देख सकते हैं जियो में, जियो को मीन्स जो टेलीकॉम सेक्टर है पूरा, उसमें सब जियो के आने के पहले सब एकदम मुंह मांगी दाम दे रहे थे, सब एकदम महंगे महंगे पे सब टॉक टाइम वो सब बेच रहे थे, नेट भी महंगे महंगे टाइम पे बेच रहे थे। लेकिन जैसे ही जियो आ गया, सबकी तानाशाही खत्म हो गई, सबने अपना दाम सस्ता कर दिया। इसकी वजह से लाखों लोगों को इसकी वजह से कितनी सारी कंपनियों को नुकसान भी हो रहा है, लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है इस वजह से। ठीक है। तो यही हम बताना चाहते हैं, वॉरेन बफेट जी भी यही बता रहे हैं कि ऐसा कोई भी सेक्टर जिसमें किसी एक बंदे को उसकी प्राइस पता ना हो, जिसके वजह से पूरे सेक्टर को भुगतना पड़ सकता है, पूरे सेक्टर को अपना प्राइस कम करना पड़ सकता है, और नुकसान हो सकता है, और बहुत सारी कंपनियां बंद भी हो सकती है। ठीक है। वॉरेन बफेट यही बोलते हैं ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम देखेंगे, तो इस चीज का मीन एक बिजनेस स्ट्रेटेजी भी ऐसा ही होता है। तो अगर समझिए मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी एबीसी, और ये सबसे बड़ी, बहुत सारा पावरफुल कंपनी है, मेरी कंपनी के पास बहुत सारा पैसा है, ऐसा पैसा भरा हुआ है। ठीक है। तो मेरी कंपनी के पास बहुत पैसा है, और मेरे आजू बाजू में बाकी सब पेंसिल की कंपनी है, वो सब मेरे से छोटी छोटी है। ठीक है। सो अभी फिलहाल वो लोग अच्छी पेंसिल बना के बेचते हैं, हम उससे थोड़ी कम अच्छी पेंसिल बना के बेचते हैं, लेकिन हम थोड़ा ज्यादा प्राइस में बेचते हैं, हमारा मार्जिन ठीक रहता है। ठीक है। तो जिसकी वजह से लोग हमारे पास से पेंसिल नहीं खरीदते हैं, उनके पास से पेंसिल खरीदते हैं। सो हमें अभी उनसे ग्राहक चाहिए, सो हम क्या करेंगे, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं पेंसिल का दाम कम कर दूंगा, एकदम 3-4 रुपया, मैं 5 रुपये पेंसिल बनती है, मैं 3 या 4 रुपये बेचूंगा।
ठीक है। तो बाकी सब तो हम लोग से खरीदेंगे, वो लोग के पास कोई जाएगा नहीं, तो वो लोग के पास कोई जाएगा नहीं, तो उनको मीन्स नुकसान होने लगेगा, वो लोग को अपनी दुकानें अपनी कंपनियां बंद करनी पड़ेगी, और जब सबकी कंपनियां बंद हो जाएगी तब मैं प्राइस वापस बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये होता है एक बिजनेस स्ट्रेटेजी। सो आपको मीन्स समझना चाहिए कि जो चीज़ है वो बिजनेस स्ट्रेटेजी है या फिर बंदे की गलती है। सो जियो ने किया था, जियो का तो एक बिजनेस स्ट्रेटेजी था, ठीक है, लेकिन कोई और कंपनियां करती है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अगर आप देख सकते हो, जैसे यस बैंक ने भाई किसी को भी लोन दे दिया, या भाई तू आया तेरे को भी दे दिया, तेरे को भी दे दिया, भाई ये सबको लोन दे दिया भाई, जिसकी वजह से अभी उसका एनपीए है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो, क्या होते हैं हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, और जिसकी वजह से उस बैंक को बहुत नुकसान हुआ, और उसका शेयर प्राइस भी कहाँ 400 रुपये से सीधा 6 रुपये के आसपास आके गिरा था, ठीक है, लेकिन अभी 24-25 के आसपास है, अभी समझ चुके हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। वॉरेन बफेट जी भी ये बोलते हैं आपको ऐसे सब सेक्टर से दूर रहना चाहिए, ठीक है। वॉरेन बफेट जी का अंतिम पॉइंट यही है कि आपको ऐसे सब सेक्टर से दूर रहना चाहिए, और आपको ऐसे सेक्टर मीन्स अगर आपकी मजबूरी हो तो ही आपको ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस खोलना चाहते हो, दुकान खोलना चाहते हो, कुछ भी खोलना चाहते हो, तो आपको ऐसे सेक्टर से दूर रहना चाहिए जहाँ पे जो सामने वाले कॉम्पिटिटर है वो लोग पागल, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेक्टर कौन से हुए, जैसे हमने बताया कि अभी ये हमारा टेलीकॉम सेक्टर, और भी बहुत सारे सेक्टर जिनमें ऐसे सब हो चुका है, ठीक है। तो उन सबसे आपको दूर रहना चाहिए, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम हमारे लेसन नंबर 2 की तरफ, लेकिन उसके पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से नीचे जाकर उस रेड बटन को दबा दीजिए, फटाक से नीचे जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, ठीक है, ताकि हमारे वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको आते रहे। और अगर हमारे वीडियो के खिलाफ आपको कोई कंप्लेन है या फिर कोई सजेशन होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो इससे सबसे पहले हम वीडियो चालू करते हैं, और चालू करने के साथ हम चलते हैं हमारी पीपीटी पे। सो उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं, वी आर नॉट कंसर्न्ड विथ वेदर द मार्केट क्विकली रिवैल्यूज अपवर्ड सिक्योरिटीज that we believe are selling at bargain prices. In fact, we prefer just opposite. So इसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती कि मार्केट हम जो शेयर खरीदते हैं वो फटाक से उनकी प्राइस बढ़ा देता है या फिर कुछ भी करता है, क्योंकि हम हमेशा शेयर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं, ठीक है। ये वो चीज़ है जो वॉरेन बफेट जी बार बार रिपीट करते हैं, और ये वही चीज़ है जो हम बार बार रिपीट करते हैं। वॉरेन बफेट जी यही कहते हैं कि अगर मार्केट हमारी सिक्योरिटी जो शेयर हम खरीदते हैं उसका प्राइस जल्दी से बढ़ा देता है तो उसमें हमें कुछ खुशी नहीं होती, और हमें कोई दिक्कत भी नहीं अगर मार्केट ऐसा नहीं करता। इसके अलावा हम इसका ऑपोजिट पसंद है, अगर हम जो शेयर खरीदते हैं वो शेयर्स अगर मार्केट गिराता है तो वो हमें बहुत पसंद है, ताकि हम उन शेयर को और भी सस्ते दाम पे खरीद सकें और भी अच्छी प्राइस पे खरीद सकें, ठीक है। सो यहाँ पे वॉरेन बफेट जी कहते हैं, अभी और इसका एक्सप्लेन करने के लिए चलते हैं हम हमारे कैमरे पे, ठीक है। तो जैसा आपने अभी सेकंड लेसन में देख लिया होगा, वो बहुत सिंपल है, हम बार बार रिपीट करते हैं। हम रिपीट ये चीज़ इसलिए करते हैं क्योंकि मीन्स ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। रिपीट क्या करते हैं कि लॉन्ग टर्म पे फोकस करना चाहिए शॉर्ट टर्म के बदले, और वॉरेन बफेट जी भी बार बार ये लेटर में रिपीट करते रहते हैं और अलग अलग तरीके ढूंढते रहते हैं इस चीज़ को रिपीट करने का, ठीक है। तो हमें बताना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप कभी भी कोई रॉन्ग डिसीजन लेने जाते हो और गलती से आपके सामने वीडियो आ जाता है, तो आपको उस रॉन्ग डिसीजन को राइट में कर देना है, ठीक है। तो इसलिए हम बार बार बताते रहते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो वॉरेन बफेट जब फाइनली बोलते हैं, वो बोलते हैं कि अगर स्टॉक की प्राइस जिस प्राइस से हमने खरीदा है उससे फटाफट 3 या 4% या फिर कुछ परसेंट या फिर थोड़ा सा ऊपर चल जाए तो उसमें हमें मज़ा नहीं आता, ठीक है। वो बोलते हैं कि अगर स्टॉक की प्राइस समझिए 10 रुपये चल रही है और कुछ दिनों में मीन्स हमने खरीदा और 15-20 दिन में वो तकरीबन 15-20 रुपये पे चली गई, तो हमें इसमें मज़ा नहीं आता, हम उस स्टॉक को नहीं बेचने वाले। क्यों नहीं बेचने वाले? क्योंकि हमने उसको लंबे समय के लिए खरीदा है और हम उसको छोटे समय में नहीं बेचने वाले, ठीक है। तो वॉरेन बफेट ये बोलते हैं कि अगर कोई भी स्टॉक हम खरीदते हैं और उसके बाद वो फटाक से ऊपर चल जाता है तो हमें उसमें मज़ा नहीं आता, हमें इसके उल्टा जब होता है, इसका जब उल्टा होता है तब हमें मज़ा आता है। यानी वो जब स्टॉक खरीदते हैं और जब उससे उस स्टॉक का प्राइस नीचे गिर जाता है तो उसमें हमें मज़ा आता है। हमें जब स्टॉक का प्राइस नीचे गिर जाता है तब हम और खरीदते हैं उस स्टॉक को, ठीक है। तो उसमें हमें मज़ा आता है। तो वॉरेन बफेट जी भी यही बोलते हैं कि जब स्टॉक का प्राइस नीचे गिरता है तब आपको खरीदना चाहिए, और स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है थोड़े समय के लिए, समझिए थोड़ा मीन्स कुछ परसेंट का गेन हो गया, 20-30% का, तो तभी आपको बेचना नहीं है। आपको एक बात ध्यान में रखनी है हमेशा कि आपने ये कंपनी लंबे समय के लिए खरीदी है, आपने तकरीबन ये कंपनी 10 से 12 साल के लिए खरीदी है और अभी आप बेच दिए और उसके बाद कंपनी और आगे चलेगी तो क्या होगा, ठीक है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखनी है
कि आपने जिस कंपनी को लंबे समय के लिए खरीदा है उसको आपको लंबे समय के लिए बेचना है, और जिसको छोटे समय के लिए यानी शॉर्ट टर्म खरीदा है उसको शॉर्ट टर्म में बेचना है। लेकिन मुझे यहाँ पे महाभारत की एक बात याद आती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो भी डालना चाहूँगा कि महाभारत में जो अर्जुन था, अर्जुन का बेटा था अभिमन्यु। सो अभिमन्यु यानी वो पांडव के साइड था और दूसरी साइड कौरव लोग थे, ठीक है। सो मीन्स महाभारत में जिसको विलन बताया गया है वो कौरव लोग थे और जिनको हीरो बताया गया वो पांडव लोग थे, ठीक है। तो अभिमन्यु पांडव के साइड से था और जो कौरव लोग थे वो बहुत ज़्यादा शातिर लोग थे, ठीक है। और अभिमन्यु एक ब्रेव वॉरियर था, ठीक है। और अभिमन्यु को एक सीक्रेट पता था, वो चक्रव्यूह यानी आप बोल सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो चक्रव्यूह को भेज सकता था, यानी वो चक्रव्यूह के अंदर घुस सकता था और जो भी बंदे उनको मार सकता था, ठीक है। सो अभी क्या हुआ, एक चक्रव्यूह बना कौरव लोग में। चक्रव्यूह क्या होता है, मैं समझ कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर एक ब्लैक होल या फिर ऐसा घूमती कोई चीज जिसमें मोस्टली कोई भी बंदा जा नहीं सकता है, नॉर्मल वॉरियर लोग जा नहीं सकते, उसके लिए बहुत हिम्मत वाले वॉरियर चाहिए। लेकिन अभिमन्यु को पता था कि चक्रव्यूह कैसे अंदर जा सकते हैं, सो वो चला गया। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे आते हैं, तो बाहर नहीं आ पाया और चक्रव्यूह के अंदर ही मर गया, ठीक है। तो यहाँ से सीखने में ये मिलता है कि ये जो स्टॉक मार्केट है, कोई भी स्टॉक है, वो भी एक चक्रव्यूह है। आप जब भी चक्रव्यूह के अंदर जाते हो तो आप जब निकलना चाहोगे तो आपको दुविधाएं होती है कि अभी निकलूं, बाद में निकलूं, कभी निकलूं, ठीक है। सो आपको चक्रव्यूह के अंदर जाने के पहले आप कैसे बाहर निकलने वाले हो और कब बाहर निकलने वाले हो वो सोच के रखना है। यानी समझ जाइए, आपने कोई भी स्टॉक खरीदा है तो स्टॉक खरीदने के पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं इसको बेचूंगा कब। तो अगर आपने एक बार सोच लिया कि हाँ भाई मैं इसको 5 साल के बाद ही बेचूंगा, तो आपको 5 साल के बाद ही बेचना है। अगर आपने एक बार सोच लिया कि हाँ भाई इससे मेरा पैसा जब तक डबल नहीं होता तब तक मैं इसको बेचूंगा नहीं, और जब तक डबल नहीं होता तब तक आपको बेचना नहीं चाहिए। अगर कंपनी में प्रोग्रेस या ग्रोथ बना रहा, अगर कंपनी का प्रोग्रेस और ग्रोथ बना रहा तब आपको नहीं बेचना चाहिए। लेकिन अगर कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो तब आप बेच सकते हो, ठीक है। सो आपको हमेशा कोई भी स्टॉक में घुसने के पहले यानी उसमें पैसा लगाने के पहले ये सोच लेना है कि आप उसको बेचोगे कब और कैसे बेचोगे, ठीक है। So the point is, you should not sell when market falls. Instead, you can use it as a buying opportunity to buy that business at even more discounted price. यानी जब मार्केट गिरता है तब आपको बेचना नहीं चाहिए, आपको उसके बदले और खरीदने चाहिए ताकि आपको वही बिजनेस और भी सस्ते दाम पे मिल जाए और भी कम प्राइस में मिल जाए, ठीक है। सो मैं होप करता हूँ आपको लेसन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। सो अब चलते हैं हम लेसन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। सो जो लेसन नंबर 3 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं, वे कहते हैं कंसिस्टेंट अट्रैक्टिव परचेजिंग इज लाइकली टू प्रूव टू बी ऑफ मोर इवेंचुअल बेनिफिट टू अस देन सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड बाय शॉर्ट टर्म रन अप इन स्टॉक प्राइजेस एट विच वी आर अनविलिंग टू कंटिन्यू बाइंग, ठीक है। सो वॉरेन बफेट जी यहाँ पे कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में अगर स्टॉक के प्राइस एक ऐसे लेवल पे पहुँच जाए जहाँ पे हम उसको खरीद नहीं सकते वापस से, हमें लगता है कि वो इंट्रेंसिक वैल्यू से ज़्यादा जा चुके हैं, सो हम उसको बेचने की अपॉर्चुनिटी नहीं समझते। हमें इतना पता है कि हमें सिर्फ कंसिस्टेंटली चीज़ें खरीदनी चाहिए, सस्ती चीज़ें खरीदनी चाहिए जिससे हमें प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। सो अभी इसको और अच्छे से समझने के लिए चलते हैं हम हमारे कैमरे पे, ठीक है। तो जैसा भी आपने लेसन नंबर 3 में देख लिया होगा, तो लेसन नंबर 3 में भी वॉरेन बफेट जी बोलते हैं कि जैसा हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि वॉरेन बफेट जी को हमेशा अच्छा लगता है कि मीन्स वो हमेशा कैश इंश्योर करे। वो चाहते हैं कि उनके पास हमेशा इतना कैश रहे कि वो किसी भी साल स्टॉक के नेट बायर बने, यानी स्टॉक को खरीदते रहे। उनको स्टॉक खरीदना बहुत पसंद है। तो इसमें भी हमें उनका ये जो प्यार है, जो प्रवृत्ति है, उनका जो नेचर है, वो हमें साफ साफ पता चलते हैं। तो इसमें वो कहते हैं कि हमें स्टॉक को खरीदना ज़्यादा अच्छा लगता है शॉर्ट टर्म रन में या फिर शॉर्ट टर्म थोड़े टाइम के लिए, 1-2 महीने में स्टॉक अगर ऊपर चला गया तो उसमें बेचने से ज़्यादा अच्छा हमें स्टॉक को खरीदना लगता है, ठीक है। वॉरेन बफेट जी जैसा हमने इसके पहले वाला लेसन था उसमें बोलते हैं कि मीन्स जैसा जब प्राइस नीचे गिरता है तब आपको खरीदना चाहिए, और सो दोनों एकदम कनेक्शन में ये लेसन नंबर 2 और 3। सो 3 में भी यही बोलते हैं कि कभी भी स्टॉक को खरीदने में ज़्यादा फायदा होता है स्टॉक को थोड़े प्रॉफिट में बेचने से, ठीक है। ये उनका एक्सपीरियंस है, ये उनको लगता है और ऐसा होता भी है। अगर आप कोई भी स्टॉक को कुछ पैसों में समझ जाइए, आपने 2002 चल रहे हैं और आपने टाइटन का स्टॉक खरीद लिया, टाइटन तभी 3 रुपये का मिलता था, तो आपने 3 रुपये का स्टॉक खरीद लिया, तो समझ जाइए 3 रुपये से 30 रुपया हुआ, आपने बेच दिया, ठीक है। तो उसके बाद भी ऊपर गया था, चलो 30 नहीं हुआ, 300 रुपया हुआ, तभी आपने बेच दिया। लेकिन उसके ऊपर भी गया था, चलो 300 नहीं 900 रुपया हुआ, तभी आपने बेच दिया। 3 रुपये से 900 रुपया यानी 300 गुने का फायदा,
तभी आपने बेच दिया, लेकिन नहीं ये उसके भी ऊपर गया। ये इसका दाम आज तकरीबन 1100 के ऊपर चल रहा है स्टॉक का प्राइस टाइटन का। तो इससे वॉरेन बफेट जी हमें यही बताना चाहते हैं, मीन्स ये बताने का मेरा मकसद यही था कि कभी भी स्टॉक को खरीदने में ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है स्टॉक को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट में बेचने से। ठीक है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका मीन्स आपकी दिशा है, आपकी जो विजन है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हो कोई भी स्टॉक को, आपको लॉन्ग टर्म में ही बेचना है। ठीक है, आपको उसको शॉर्ट टर्म में बेच के कुछ फायदा नहीं होने वाला है। मे भी अगर कुछ कंपनी में प्रॉब्लम हो जाए, आपको लगता है कि हाँ भाई आप गलत थे, इस कंपनी को नहीं खरीदना चाहिए था, तब आप बेच सकते हो। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में 2-3 महीने में आपने स्टॉक खरीदा और थोड़ा प्राइस नीचे गिर गया, आपको बेचना नहीं है, आपको घबरा के बिल्कुल बेचना नहीं है। आपको खुद पे भरोसा रखना है और भगवान पे भरोसा रखना है, विश्वास रखना है और उम्मीद करनी है कि स्टॉक ऐसे बना रहे। लेकिन अगर कोई और समय बाद उसका जो प्रॉफिट है, उसकी कमाई वो कम होती जाती है, 2-3 साल से कम ही रहती है, तब आप बेच सकते हो। ठीक है, तभी आपके पास एक रीज़न होता है बेचने का। ठीक है, लेकिन ऐसे डर के स्टॉक को नहीं बेचना है। ठीक है, अगर आप डरोगे तो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। तो आपको रिस्क लेना है थोड़ा बहुत। अगर आप रिस्क नहीं लेते हैं तो ये सबसे बड़ा रिस्क है। ठीक है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि आप क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। बिना पैसे को आए थे और बिना पैसे के मरने हम सबको। ठीक है, तो रिस्क लेके क्या मीन्स, रिस्क लिया नहीं लिया। अगर रिस्क लिया और हमें कुछ मिला, पैसा मिला, जीत गए हम लोग, तो पैसा मिलेगा, खुशी होगी, और हार गए तो हमें एक्सपीरियंस मिलेगा, अगली बार हम ये गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। आपको हमेशा रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। और जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा पसीने से भर चुका हूँ मैं, इतनी गर्मी में वीडियो बनाना पड़ता है मेरे को। ठीक है, तो मेरी डेडिकेशन के लिए प्लीज़ आप उस लाइक बटन को दबा दीजिएगा, प्लीज़ आप उस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला, कुछ ज्ञान मिला, कुछ अच्छा से सीखने मिला, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ना। क्या जाता है आपका, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। आपको और भी बहुत कुछ सीखने वाला है, आपको और भी बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।